गज़ा में रोज़ाना एक खेल खेली जाती है। रोज़ाना जब गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के 8 कैंप्स पर फ़लस्तीनी पहुंचते हैं, तो भूखे फ़लस्तीनी पहुंचते हैं, तो इंतज़ार करते हैं जब 60,000, 70,000 या लाख फ़लस्तीनी वहाँ पर एक टाइम पर आ जाते हैं। उनको कहते हैं कि आप एक लाइन में खड़े हों और उनके सामने कुछ दूर तो 300 से 400 एड पैकेजेस पड़े होते हैं और फिर लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट आती है कि जब ये सब्ज बत्ती ऑन होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर सब्ज बत्ती ऑन होती है, लोग आगे भागते हैं। अच्छा, ज्यादा जो तंदुरुस्त हैं, जाहिर है जो गैंग मेंबर्स हैं या जो इजराइल के कोलैबोरेटर्स हैं, वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं और वो माल सारा उठा लेते हैं। 10 मिनट के बाद क्या होता है कि बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह वो ग्रीन लाइट येलो हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके पास 5 मिनट हैं। जब वो 5 मिनट खत्म हो जाते हैं तो फायरिंग शुरू हो जाती है और फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है और रोजाना 90, 100, 150 लोग इस तरह इस मौत की खेल में कत्ल हो जाते हैं। उनका क्या होता है, ये अभी जो वीडियो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये एक फलस्तीनी शख्स के मोबाइल फोन से बरामद हुई है जब उसका मोबाइल फोन उनके घर वालों तक पहुंचा। और ये इसके आखिरी लम्हे हैं जब वो खाना लेने जा रहा था, खुराक उठाने जा रहा था, 5 मिनट गुजर गए थे तो स्नाइपर ने उसको पीठ में गोली मारी। ये जो दूसरा क्लिप है, इसमें एक फलस्तीनी बाप अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं नीचे सब लोग लेटे हुए हैं क्योंकि ऊपर फायरिंग हो रही है और इनको पता है कि अगर इन्होंने सर उठाया तो इनके सर को निशाना बनाया जाएगा, इनकी जान नहीं बच सकी। तो वो बंदा सवाल पूछता है कि यार क्यों जाते हैं आप ऐसी जगह में जब आपको पता है कि या तो आपको बोरी मिलेगी आटे की या तो फिर आपको गोली लगेगी। क्योंकि गजा में कोई खुराक है ही नहीं। अगर आपको वहां पर खुराक तलाश करनी है तो ऐसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं आप, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं होती कि आज मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकूंगा। इस वक्त गजा में अगर आपको एक रोटी मिले वो 3,000 रुपए की है। एक बेबी फॉर्मूला का कैन 40 से 50,000 रुपए में मिलता है। और अगर आप वैसे खुराक ढूंढने की कोशिश करें तो ये कुछ बोरियां रेत पर टूट गई थी, ये रेत से खुराक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आप कचरे के ढेरों में आपको शायद 1-2 निवाले मिल जाएं। इस वक्त जो कहत है गजा में वो अपने 5वें और आखिरी मरहले में है। 5वें मरहले में क्या होता है? 5वें मरहले वो होता है जब एक पूरे माशरे में किसी को भी किसी भी किस्म की खुराक ना मिल रही हो। ये इर्रिवर्सिबल है, इसको अब इसके बारे में अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद सैकड़ों या हजारों की तादाद में अमवात देखने को मिलती हैं। और कहत में पहले कौन मरते हैं? कहत में सबसे पहले बच्चे मरते हैं, बेबीज मरते हैं। जैसे ये यूसुफ मोहम्मद अल सफदी हैं जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं, जो आज भूख की वजह से मरे हैं। या मैं फिर आपको याया फादी अल नजर दिखा सकता हूं, ये दूध नहीं मिल रहा, ये भी भूख से मर गए, 3 महीने की उम्र थी इनकी। और इस तरह के जाहिर है हजारों वीडियोस हैं। ये जो बच्चे हैं ये प्रीमेच्योर बच्चे हैं जो इंक्यूबेटर में होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सिर्फ जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि मैं और कुछ नहीं देख सकता, मैं सिर्फ इनकी चीखें सुन सकता हूं और इंतज़ार कर सकता हूं कि इनका ये जो टॉर्चर में है वो ख़त्म हो जाए। बच्चों के बाद फिर थोड़ी सी जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनकी बारी आती है। जैसे कि आज की अगर मैं ख़बर आपको बताऊं तो एक 12 साल के बच्चा अब्दुल वाजिद अल गलबान वो आज भूख से मर गया। ये आप देख सकते हैं। अगर आपने कभी इथियोपिया की फैमिन की तस्वीरें देखी थी ना 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, बिल्कुल यही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मरते हैं वो यतीम होते हैं क्योंकि उनका कोई देखभाल करने वाला होता नहीं है। वो वहाँ मौत की खेल से गुजर के तो आटे की बोरी नहीं उठा सकते। इसके बाद उन अडल्ट्स की बारी आती है जो डिसेबल्ड होते हैं। ये है मोहम्मद अल सफारी। क्योंकि इनको वैसे ही ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है या किसी मखसूस खुराक की ज़रूरत है, फिर डिसेबल्ड मरते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्टेज है, 5वां जो मरहला है, उसमें आप देखते हैं कि जो वैसे तो सेहतमंद हैं, अडल्ट्स हैं और कोई बीमारी नहीं है, उनकी बारी आती है। आज इस तरह के 17 से 20 अडल्ट्स मरे हैं, भूख से मरे हैं। मुझे बच्चों की तादाद अभी पता भी नहीं है लेकिन कई दर्जन में है। 32 ईयर्स ओल्ड ये जो आप शख्स देख रहे हैं, ये है रहील मोहम्मद रसरास नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में।
भूख से ये मरे हैं। सिर्फ अगर पिछले 2-3 घंटे की बात करें तो 4 हैं, जिसमें ये हैं अहमद हसनात। अब मैं आपको इस तरह की मतलब हज़ारों वीडियोस दिखा सकता हूँ, हज़ारों आपको किस्से सुना सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़लस्तीनियों को भी पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से, सालों से यही दिखा रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको अब जानवरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानवरों की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो कि यार ये देखो कुत्तों का ये हाल है। हाँ, कुत्तों का ये हाल है। एक लड़की है, उसने एक अपील लॉन्च की है कि यार ये मेरी बिल्ली है टॉम, पहले उसका ये हाल होता था, अब उसका ये हाल है। जो थोड़ा बहुत मुझे खुराक मिलती है मैं इसको 1-2 निवाले मैं खुद खिला देती हूँ। और इस वीडियो में ये अपनी बिल्ली के बता रही है, लूलू के अभी बलूंगड़े पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, और वो कह रही है कि जब वो बच्चे आते हैं इसके पास, इसको मतलब कमज़ोर है, ज़ाहिर है इतनी एनर्जी नहीं है, उसको बाहर धकेल देती हैं। और इसमें अब कोई मतलब मांस नहीं है, आप इसको हाथ लगाएं तो सिर्फ हड्डियां ही हैं। तो हो सकता है कि और कोई नहीं, क्योंकि और तो किसी ने कुछ नहीं करना, हो सकता है क्योंकि एनिमल राइट्स कैंपेनर्स सामने आ जाएं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि खुराक नहीं है, खुराक बहुत है। मिस्र के बॉर्डर पर उनरा का कहना है कि जी हमारे पास इतनी इस वक्त पड़ी हुई है कि हम 3 माह तक गजा की पूरी आबादी को हम खिला सकते हैं, लेकिन हमें दाखिल होने की इजाजत नहीं मिल रही। अच्छा, यहां पर हम सिर्फ इजराइल को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आखिरकार मिस्र की पूरी फौज, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, बॉर्डर के उस पास खड़ी हुई है। लेकिन जाहिर है कि वो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करते किसी भी किस्म का, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो शायद ये मसला कुछ हद तक हल हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसी गुस्से का इजहार करते हुए एक मिस्री एक्टिविस्ट ने नेदरलैंड्स में, जो मिस्र की एम्बेसी है, उसके सामने ताले लगा दिए। हाँ, अब एम्बेसी वालों ने जब पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि नहीं, लेकिन ताला तो सिर्फ मेरी तरफ से लगा है, आपकी तरफ से तो खुला है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप नहीं चाहते कि आप रफा की बॉर्डर को खोले। अच्छा, अब जाहिर है कि आपको पता है कि जब इस तरह का कहत होता है तो आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि किसको इमदाद में पहले मिले, किसको इमदाद ना मिले। और हमेशा गजा में एक प्रायोरिटी रही है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो तिब्बी अमला है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। और ये काम कौन करते थे? एक किचन था, वर्ल्ड सेंट्रल किचन, इसका नाम आपने सुना होगा, इजराइल ने पहले भी इनको निशाना बनाया था। वो प्रोवाइड करते थे डॉक्टर्स को खाना या ये वो भी अब इज आउट ऑफ फूड। तो अब गजा में सूरत हाल कुछ यूं है कि जब एक गजा के रहने वाले भूख से गश के खा के मर जाता है, गिर जाता है, उसकी जो फुटेज बना रहा होता है, जो सहाफ़ी उसकी फुटेज बना रहा होता है, वो भी भूख से मर रहा होता है। जो एम्बुलेंस ड्राइवर इसको अस्पताल ले जाता है, वो भी भूख से मर रहा होता है। और जो डॉक्टर इसके इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी भूख से मर रहा होता है। आज अच्छा, कुछ जैसे वो कहते हैं ना कि ड्रिप फीड करते हैं। तो ये 2 दिन पहले की बात है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, शायद आपने नाम सुना हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बिल आखिर इजराइल के साथ एक डील की है, कुछ ट्रक हमें अंदर दाखिल करने की इजाजत दें। उन्होंने इजाजत दी और कहा कि जी हम कसम खाते हैं हम आप पे गोलियां नहीं चलाएंगे। जैसे ही वो दाखिल हो गई, उन पर गोलियां चला दी। अगेन टिपिकल इजरायली टैक्टिक्स। और आज की अगर हम बात करें तो आलमी इदारा सेहत, क्योंकि उनके अपने वेयर हाउसेज हैं, उनके अपने स्टाफ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पर और उनके वेयर हाउस पर हमला किया। ये आलमी इदारे सेहत की स्टेटमेंट है जो उन्होंने शाया की है, और कहा कि जितनी भी वहां पर बच्चे थे और खवातीन थी, उनको कहा कि आपको कोई सामान यहां से नहीं निकाल सकते, आप पैदल निकलें। सेफ एरिया मवासी, जिसको कोई 2000 बार बॉम्ब किया है, वहां आप जाएं। और जितना मेल स्टाफ था उनको स्ट्रिप सर्च, टॉर्चर और इंटेरोगेट किया गया है। अच्छा, पहली बार मैं देख रहा हूं बाय द वे कि एएफपी न्यूज सर्विस ने एक बकायदा वार्निंग जारी की है कि जी हमारे जो वहां पर रिपोर्टर्स हैं वो सब अब भूख से मरने वाले हैं। मेरे नहीं ख्याल कि एएफपी ने, और मेरे ख्याल कि 100 साल पुरानी तो ये ऑर्गेनाइजेशन है,
वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसी कोई चीज उन्होंने शायद नहीं जारी की थी कि आवर जर्नलिस्ट्स आर स्टार्विंग टू डेथ। वो लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट। वो कह रहे थे कि जी अब तो वो हमें अपडेट्स भी नहीं भेज सकते, पहले वो हमें 2-2 पेजेस के भेजते थे, अब वो हमें 2 लाइनें नहीं लिख सकते। ये हाल है। अच्छा, अब इसके साथ जाहिर है कि कुछ जो गजा के रहने वाले, गजा का आपको पता है कि कोस्ट लाइन है, साहिल पर है, तो उन्होंने कहा कि चले हम मछलियां पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन फिर इजराइल ने जब ये देखा तो उन्होंने पाबंदी लगा दी फिशिंग पर। अगर आप वहां समुद्र में निकलने की कोशिश करें, या तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा या तो आपको कत्ल किया जाएगा। इसके साथ साथ समुद्र में नहाने की भी अब इजाजत इन्होंने वापस ले ली है कि अगर इस गर्मी में आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ी रिलीफ मिले या 2 सेकंड का सुकून मिले, आप वो भी नहीं कर सकते। आप साहिल पर खड़े भी नहीं हो सकते। ये आप वीडियो देख रहे हैं, एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ। ये यहां वो टाइम है, वो मोमेंट है जब एक इजरायली स्नाइपर उसके सर में गोली मार देता है। ये है अब तक की हालात। एक वक्फा लेते हैं और फिर एक और जो खेल खेली जा रही है फलस्तीनी बच्चों के साथ, उसके बारे में आपको वेलकम बैक। अभी पिछले सेगमेंट में आपको मैं बता रहा था कि जो लोग इमदाद लेने जाते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। मतलब एक गेम है, अगर आपने स्क्विड गेम्स कभी शो देखा है तो बिल्कुल ये वही है, एक्सेप्ट दिस इज रियल लाइफ, ये नेटफ्लिक्स का ड्रामा नहीं है। एक और गेम खेली जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर निक मेनार्ड, बहुत मशहूर शख्सियत है ये, जो कई सालों से गजा में ही हैं, वहाँ ही लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है डॉक्टर होने के नाते, इमरजेंसी रूम डॉक्टर होने के नाते वो हर एक चीज़ उनके आंखों के सामने है। तो उन्होंने एक पैटर्न देखा है, पहले आप उनकी बात सुन। And I'm seeing we're all seeing a very clear pattern of injuries. I've seen the abdominal injuries, but my colleagues in the emergency room describe a very clear pattern where on particular days they'll see different body parts targeted. So on one day there'll all be abdominal gunshot wounds, on another day there'll all be head gunshot wounds or neck gunshot wounds, on another day there'll be arm or leg gunshot wounds. And on last Saturday there were 4 young teenage boys all brought in very, very rapidly in succession with gunshot wounds to their testicles. So they're clearly being targeted to their testicles. And this is a pattern that we're seeing every day, that these young teenage boys are systematically being targeted. And it's almost as if a game is being played, that they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow and the testicles the day after. जी, तो गेम खेली जा रही है। रेडियो में बोलते हैं कि यार आज हमारी कंपटीशन है, आज हमने ना यहाँ गोली मारनी है सबने। तो फिर जो ज़्यादा टारगेट हिट करते हैं उसको फिर पता नहीं ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, ये नई बात नहीं है, शायद मेरे ख्याल 2008 की बात है, 2009 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न नहीं हो रहा था, जब ये गजा की दीवार तक गए थे और कह रहे थे कि हमें आना है, तो उन दिनों में मुझे याद है कि स्नाइपर्स की कंपटीशन थी कि कौन ज्यादा लोगों को माजूर कर सकता है गोडों में मार करके। और एक बंदे ने कहा था कि यार मैंने तो 42 मारे हैं, तुमने कितने मारे हैं। दिस इज हु दे आर। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैं आपको ब्रेक शो से पहले भी बता रहा था कि जो पहाड़ियां हैं ना गजा के इर्द गिर्द, वहां पर बाकायदा लोग 5-5 शेकल, अब मुझे नहीं पता ये कितना है, एडमिशन फीस देखकर वहां पर बेंच लगाकर, पिकनिक टेबल लगाकर वहां पर मनाजिर देखते हैं कि गजा को किस तरह तबाह किया जा रहा है। इसको कहा जाता है सिडेरोट सिनेमा। ओके, लेकिन कुछ हद तक इजराइलियों के लिए जमीन तंग होती जा रही है। पहली बार ये खबर आई है बेल्जियम से कि 2 इजरायली सोल्जर्स, आईडीएफ के सोल्जर्स, जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स का इल्जाम है, वैसे तो हर इजरायली सोल्जर एक वॉर क्रिमिनल ही है, वो एक अलग बात है, उनको बकायदा गिरफ्तार किया गया। सिर्फ ये नहीं कि पहले हम ये सुनते थे कि उनको पता लगा कि हमारे खिलाफ वारंट जारी हो गए हैं या कंप्लेंट हुआ है तो वो मुल्क से फरार हो जाते थे। इनको बकायदा गिरफ्तार किया गया। ये गए थे, वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है बेल्जियम में, टुमारोलैंड, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर इनकी थोड़ी सी पूछताछ हुई और फिर इनको रिहा कर दिया गया कि चलिए आप चले जाएं। अच्छा, ये कारनामा किसने अंजाम किया है? हिंद रजब फाउंडेशन और ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क की। अभी मैं एक इजरायली, इनफैक्ट जूइश जर्नल है, आई थिंक
शायद, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर आप इजरायली हैं और आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो ये है 10 चीजें जो आपको करनी चाहिए ताकि आप वहां पर गिरफ्तार ना हो। अब इस तरह की ट्रैवल गाइड्स वहां पर हैं। एक जो थोड़ी सी खुशी की बात है या क्या है, थोड़ी सी तसल्ली होती है कि जो कैनेडियन नेशनल्स हैं ना, जो आईडीएफ में भी होते हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि यार अब ना हमें डर लग रहा है घर जाते हुए कि शायद हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ना कर ले। अच्छा, ये बड़ी एक यूनिक फिनोमिनॉन है, हाँ, कि आप मतलब यूके के शहरी हो, आप फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, व्हाटएवर के हो, लेकिन अगर आपका मूड है ना कि यार मैं इजराइल में जाके फलस्तीनियों को कत्ल करूंगा, आप जाके कर सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं। मुझे तो पता नहीं लगता है कि ये मगरिब का दाइश है। आपको याद है ना जब सारे जो दाइश में जाते थे बरतानवी शहरी, उन्हें वापसी पे गिरफ्तार कर लेते थे, उनका पासपोर्ट भी ले लेते थे वापस। अच्छा, लेकिन दुनिया भर में आप देख सकते हैं कि शदीद गुस्सा है इजराइल के खिलाफ। मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, मैं पार्लियामेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्पेन और इस तरह की, अब मैं आपको हजारों वीडियोस दिखा सकता हूं, मैं कुछ दिखा रहा हूं। स्पेन में इनको पता लगा कि यार ये इजरायली बैठे हुए हैं, तो रेस्टोरेंट का ओनर आता है और कहता है यार तुम लोग निकलो यहां से। वो कह रहे हैं हम आपको बॉयकॉट करेंगे। उसने कहा जो करना है करो, आप लोग मेरी एस्टैब्लिशमेंट में, मेरे रेस्टोरेंट में आप नहीं जा सकते। अच्छा, कई ये और सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर आते हैं लेकिन फिर इनकी तस्दीक भी की है। अब क्या हो रहा है कि कई होटल, कुछ इटली में, कुछ जापान में, जब उनको इजराइल से बुकिंग आती है, जैसे एक जापान के होटल ने एक बड़ा एक काम किया था, ये उसने पहला सवाल पूछा कि यार क्या आप इजराइली फौज में तो नहीं है? तो उसने कहा कि जी मैं हूं। उसने कहा कि इसका मतलब है कि फिर आप वॉर क्रिमिनल हो, आप हमारे होटल में ना आए। अच्छा, इसके बाद जितने भी ज़ायनिस्ट थे वो उसकी रेटिंग्स डाउन करने के लिए 1 स्टार, उसने कहा कि अब तुम्हारी बिजनेस डाउन हो जाएगी। किसी ने जाके पूछा होटल वालों से कि क्या हुआ, उसने कहा कि सर इतनी बुकिंग्स है कि हम संभाल नहीं सकते ये। और ये अगेन इस तरह की भी दर्जनों स्टोरीज हैं। और फिर आपको मैं एक और चीज, अच्छा, यूनान अब जनरली जो गवर्नमेंट है, इट इज बिकॉज वो एंटी टर्की है तो वो थोड़ा प्रो इजराइल है, पूरी एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है ना उनकी। साइप्रस वाला मसला आप जानते हैं, वहां पर एक इजरायली क्रूज शिप जिसमें कोई 300-400 इजरायली टूरिस्ट थे, लोगों को पता लगा कि वो आके यहां पर डॉक करेंगे और फिर वो हमारे शहर में आके घूमेंगे, थोड़ी पार्टी करेंगे। हजारों की तादाद में यूनान के शहरी वहां पहुंचे, पुलिस आ गई वहां पर, पुलिस को पीछे धकेला। उसने कहा कि यार हमारी या तो हमारी जान जाएगी या तो ये शिप यहां पर आएगी। और वहां से इजरायली चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे गांव को जला देंगे, हम तुम्हारे शहर को जला देंगे, जो उनका एक तरह से मिली नगमा है, पता नहीं। और साइप्रस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अलार्म बेल्स रिंग हो रहे हैं क्योंकि वहां पर इजरायली यहूदी धड़ाधड़ जमीन खरीदते जा रहे हैं और वहां दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं। तो इजराइल की एक ऑपोजिशन पार्टी है आकेल, उसने कहा कि यार ये तो लोग हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और जहां ये अपनी बस्तियां बना रहे हैं वो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे बंदरगाहों, हमारी जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके बराबर में है। किसी ने इनको ये तो नहीं बोल दिया था कि 4000 साल पहले इस जमीन का भी वादा आपको किया गया था, ये इजराइल 2.0 बना रहे हैं यहां पर। तो ये एक मुख्तसर स्नैपशॉट है कि इस वक्त गजा में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है। अगेन इस तरह की हजारों मिसालें हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको दिखा दी हैं।